नमस्कार मैडम। नमस्कार नमस्कार अभिनव जी, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आज का टॉपिक क्या रहेगा हमारा? आज का टॉपिक हमारा र- रुपए पैसे से लेकर धन को लेकर है, धन प्राप्ति के योग। क्योंकि जो भी हम लोग जैसे ही पैदा होते हैं या बड़े होते हैं, तो हमारे मन में हमेशा यही इच्छा रहती है, जब हम थोड़ी समझदार की बातें करते हैं या पढ़ते लिखते हैं, कि हम खूब पैसा कमाएं या हम बहुत धनी बने। ऐसे हमारे मन में इच्छा आती है, और ये स्वाभाविक इच्छा भी है। तो इसके लिए हम यदि कुंडली में जाना चाहें कि कुंडली में हम किस प्रकार इसको देखें, तो उसके लिए वैसे हमारे शास्त्रों में बहुत सारे योग बताए हुए हैं, जो लागू भी होते हैं। लेकिन उसके साथ हमें बहुत और भी चीजें देखनी पड़ती हैं। और कुंडली में धन देखने के लिए, धन प्राप्ति के योग के लिए सेकेंड हाउस देखा जाता है। सेकेंड हाउस से हम अपना परिवार भी देखते हैं, संयुक्त परिवार, कुटुंब। इसके अलावा हम धन भी देखते हैं, शरीर के और अंग भी, हमारा फेस भी देखा जाता है, बहुत सारी चीजें देखते हैं। लेकिन इसमें धन प्रमुखता से हम देख सकते हैं कि कुंडली में व्यक्ति धनवान रहेगा या उसके पास सफिशिएंट पैसा होगा या नहीं होगा। तो इसके लिए सबसे पहली जो शर्त आती है वो ये आती है कि धन भाव का स्वामी लाभ भाव से जुड़ना चाहिए। लाभ भाव मतलब एकादश भाव, ओके। या फिर धन भाव में कुछ ग्रह हों जो लाभ भाव से जुड़े, या एकादश भाव जो लाभ भाव है उसका स्वामी सेकंड हाउस में आ जाए। इनका कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा रहना चाहिए, तभी व्यक्ति धनवान होता है या पैसा इकट्ठा कर सकता है। यदि वो अपनी नौकरी करके कमाता है तो दशम भाव भी जुड़ना चाहिए कि अपनी नौकरी से कमा रहा है। छठा भाव भी जुड़ना चाहिए। यदि वो व्यापार से कमाकर पैसा इकट्ठा कर रहा है तो हम सप्तम भाव को भी देखते हैं, क्योंकि सप्तम भाव जो है व्यापार का कारक है। लेकिन इसके साथ साथ सप्तम भाव हमारे जीवन साथी का भी है। तो कई बार हमको जीवन साथी से भी लाभ मिलते हैं। यदि मदर से हमें धन मिलता है, जमीन मिलता है, जायदाद मिलती है, तो हम फोर्थ हाउस से देख सकते हैं। इस प्रकार हम इसको देख सकते हैं कि किससे हमें धन लाभ हो रहा है। और हमारे जीवन में जो हमारी कुंडली में धन से जुड़ी हुई जो भी दशा अंतरदशा है, वो अवश्य आनी चाहिए हमारे सही समय पर। बचपन में नहीं निकल जानी चाहिए तो ठीक है, बचपन में निकल जाएगी तो हम बचपन में तो बहुत अच्छा से चांदी की चम्मच लेकर हम बड़े होंगे, और बुढ़ापे में अगर मिला तो उसका कोई फायदा नहीं है। तो सही समय पर जब हमें आवश्यकता है, तब हमें धन लाभ कब होगा ये हम देख सकते हैं। इसके लिए हमें दशाएं, अंतरदशाएं भी देखनी आवश्यक होती जी। है। अब हम हमारे शास्त्रों में जो कहे गए हैं धन प्राप्ति के योग, उन कुछ योगों पर चर्चा करते हैं। इसमें सबसे पहले है अकस्मात धन प्राप्ति का योग। इसमें सबसे पहले ये बताया गया है कि धन भाव का स्वामी, सेकेंड हाउस का स्वामी शनि हो, और वो फोर्थ हाउस, एट्थ हाउस या ट्वेल्थ हाउस में हो, और बुध जो है सप्तम भाव में स्वग्रही हो, मतलब बलवान हो, तो अकस्मात धन प्राप्ति का योग बनता है। ये जो है ऐसा धनु लग्न के साथ संभव है, क्योंकि धनु लग्न में सप्तम भाव में बुध होता है और बुध बलवान होता है, और शनि जो है वो सेकेंड हाउस का स्वामी होता है। तो वो चौथे में जाए, आठवें में जाए। आठवां जो है बिना मेहनत की कमाई का भी योग बताता है, और चौथा जो है जमीन जायदाद प्रॉपर्टी या माता से धन प्राप्ति के योग बनाता है। तो उसमें अकस्मात मिल सकता है यदि फेवरेबल ग्रहों की, शनि की या बुध की दशा अंतरदशा चले तो। अब आता है दूसरा कि धन भाव का स्वामी मंगल जो है वो एकादश भाव से में जाए, और वहां से वो सेकेंड हाउस को देखे, 11th हाउस से वो सेकेंड हाउस को देखे, क्योंकि उसकी जो दृष्टि रहती है मंगल की, वो चौथी दृष्टि भी होती है। तो यदि वो एकादश भाव में बैठकर धन भाव को देखता है, तो ऐसा व्यक्ति खूब धन संग्रह कर सकता है या करता है। हम्म। ऐसा जो संभव होता है वो होता है तुला लग्न वालों के लिए और मीन लग्न वालों के लिए। ओके। क्योंकि तुला लग्न वालों के लिए भी सेकंड हाउस का स्वामी मंगल है, और मीन लग्न वालों के लिए भी मंगल ही है। अब आता है कि तीसरा
जो बिंदु है वो है कि धन भाव का स्वामी यदि गुरु हो और वो स्वग्रही हो, और जो जातक का शुक्र है वो 12वें भाव में स्थित हो, तो जातक धन तो बहुत अर्जित करता है, लेकिन वो उसका संग्रह नहीं कर सकता, इकट्ठा नहीं कर सकता। इसका अर्थ यह है कि वो खर्चा बहुत करता है। ऐसा संभव होता है वृश्चिक लग्न वालों के लिए, क्योंकि वृश्चिक लग्न वालों के लिए सेकेंड हाउस का स्वामी गुरु है। ठीक है, और शुक्र जो है द्वादश भाव का स्वामी है, तो वो यदि द्वादश भाव में शुक्र होता है तो वो खर्चा भी साथ साथ करवाता है। और शुक्र का स्वभाव है कि वो मनपसंद चीजें, भौतिक सुख सुविधा की चीजें बढ़ाने में खर्चा करवाता है। तो यदि शुक्र की महादशा चले, उसमें गुरु का अंतर भी आए, तो व्यक्ति धन संग्रह करेगा लेकिन वो खर्चा भी कर देगा। इस तरह से हम इसको देख सकते हैं। इसके अतिरिक्त वृश्चिक लग्न के अलावा कुंभ लग्न में भी जो है धन भाव का स्वामी गुरु ही होता है ना। और गुरु यदि लाभ भाव में चला जाता है तो फिर वो और लाभ, नवे भाव का स्वामी, लाभ भाव का स्वामी भी गुरु है। ऐसा व्यक्ति जो है काफी धन संग्रह करता है और बचाता भी है, अगर गुरु की महादशा चले। यदि गुरु किसी का अष्टम भाव में चला जाता है कुंभ लग्न का होते हुए भी, तो उसको बिना मेहनत का, जिसके लिए उसने मेहनत नहीं करी है, ऐसे धन का लाभ मिलता है। अब यदि हम, चौथा बिंदु आता है कि यदि धन भाव का स्वामी उच्च का हो, गुरु, विशेष रूप से गुरु, गुरु उच्च का होकर नवम भाव में आए, 9th हाउस में, तो उसे पैतृक संपत्ति प्राप्त होती है। और वो मतलब पिता से उसको काफी पैसा मिलता है, क्योंकि ये ऐसा वृश्चिक लग्न में संभव है, क्योंकि गुरु नवम भाव में कर्क राशि रहती है, उसमें वो उच्च का रहता है। और यदि गुरु की महादशा भी आए तो उसको अपने जीवन सही समय में पैतृक धन मिलता है, पिता से धन मिलता है, और अच्छा लाभ प्राप्त होता है। धन या पैसा, जमीन जायदाद, जो भी पिता उसके देना चाहे वो उसको प्राप्त हो जाता है। इसके बाद एक और योग हमारी कुंडली में है कि लक्ष्मी योग, जिसको हम कहते हैं, काफी पॉपुलर भी है ये, कि लग्नेश बलवान हो, लग्न का स्वामी बलवान हो, और नवम भाव का स्वामी भी स्वग्रही हो, तो लक्ष्मी योग बनता है। और ऐसे व्यक्ति के पास अकूत संपत्ति होती है या प्राप्त होती है उसको, या वो इकट्ठा करता है। इसको हम लक्ष्मी योग भी कहते हैं मतलब कि रिचेस्ट ऑफ लग्न द भी रिचेस्ट बलवान पीपल। और हाँ, और भाग्य भाव भी बलवान है उसका, तो उसको भाग्य से, किस्मत से पैसा मिल जाता है। और गुरु प्रदान करता है, क्योंकि गुरु जो है धन भाव का स्वामी यदि है और भाग्य भाव में भी वो उच्च का हो गया है, तो काफी संपत्ति उसको मिलती है। अब आता है कि लग्न से 5वीं राशि यदि शुक्र हो, ये मिथुन लग्न वाले और मकर लग्न वालों के लिए साबित होता है, और शुक्र और शनि 5वें या 11वें भाव में हो, तो ऐसा जातक धन योग बनाता है अपने जीवन में और खूब धन प्राप्त करता है। क्योंकि 5वां भाव अगर अपन देखें तो जीवन साथी का या पार्टनर का लाभ भाव होता है, और अपना लाभ भाव एकादश भाव कहलाता है। तो दोनों परिस्थितियों में उसको लाभ होता है, पत्नी की किस्मत से भी या फिर अपनी खुद की किस्मत इसके से। बहुत सारे ऐसा इंटरप्रिटेशन मिथुन लगाए जा लग्न सकते हैं। और मकर, हाँ, बहुत लगाए जा सकते, बिल्कुल लगाए जा इंटरप्रिटेशन इस सकते, तरीके तो के ध्यान लगाए से जा देखने सकते की हैं कि आवश्यकता। एक डाउरी का पैसा किसी को मिल रहा है या फिर एलिमनी का पैसा किसी को मिल रहा है, वो भी एक इंटरप्रिटेशन हो सकता है इसका। हाँ, मिल तो उसको पैसा ही रहा है ना। और राइट। अगर अष्टम भाव मिलता है, जैसे उन्होंने बताया कि अष्टम भाव किसी भी तरह से जुड़ता है, तो व्यक्ति को बिना मेहनत का, उसने उसके लिए कोई मेहनत नहीं करी होती, वो राइट। धन लाभ होता है। ओके। तो डॉरी का हुआ या एलमनी हुआ, ये सब बिना मेहनत का पैसा है, इसमें उन्होंने कोई मेहनत या परिश्रम नहीं किया है। करेक्ट। ठीक है। इसके अलावा अब एक और आता है श्री योग, कि लग्न से 5वीं राशि मिथुन या कन्या हो, और एकादश भाव में यदि चंद्र मंगल हो, चंद्र मंगल दोनों ग्रह हो, तो श्री योग बनता है। ऐसा योग जो है या तो कुंभ लग्न वालों के लिए बनता है या वृषभ लग्न वालों के लिए बनता है। इन दो लग्न वालों के लिए ऐसा योग बनता है जो कि है
धन प्रदान करने में सहायता करता है। इसमें भी हम यही कहेंगे कि चंद्रमा और इसकी मंगल की दशा अंतरदशाएं आनी चाहिए, उनसी में उसको धन लाभ होता है। इसके साथ साथ मैं एक चीज और कहना चाहूंगी कि हमें ग्रह हमारे किस नक्षत्र में है ये भी अवश्य देख लेना चाहिए कि जिस नक्षत्र में ग्रह है वो भी हमारे लिए लाभदायक है या नहीं है, इस चीज का ध्यान रखना चाहिए। एक और आता है इसी प्रकार का एक कमला योग। ये श्री योग, लक्ष्मी योग, कमला योग, क्योंकि ये धन से जुड़े हुए हैं इसलिए इनके विभिन्न नाम रखे गए हैं। तो इसमें भी लग्न से पांचवी राशि मकर या कुंभ हो, है ना, तो ये कन्या राशि, कन्या लग्न या तुला लग्न के लिए लागू होता है। और बुध मंगल यदि एकादश भाव में हो तो व्यक्ति जीवन में कभी भी धन विहीन नहीं होता, गरीब नहीं होता, उसके पास हमेशा कुछ ना कुछ पैसा हमेशा बना रहता है। ये मैंने जैसा आपको बताया कि कन्या लग्न वाले या तुला लग्न वालों के साथ ऐसा संभव है। एक और योग आता है अखंड धन योग, जिसमें लग्न से पांचवी राशि धनु या मीन हो। ये सिंह और वृश्चिक लग्न वालों के लिए लागू होता है। और एकादश भाव में चंद्र मंगल योग, चंद्र मंगल को बहुत ज्यादा माना गया है हमारे यहाँ, क्योंकि चंद्रमा माता का भी कारक है, मन का भी कारक है, और मंगल जो है परिश्रम का भी कारक है और सत्ता का भी कारक है, अधिकार है। तो ये योग जो है ये हमें अखंड धन योग बनाता है यदि एकादश भाव में होता है, लेकिन कम ही लोगों के लिए होता है। तो इस तरह से मैंने कुछ 8-9 योग इस तरह के बताए, और जो बेसिक जो चीज है वो यही है कि धन भाव मतलब सेकंड हाउस और लाभ भाव जिसका बार बार उल्लेख आया है, इनका कनेक्शन होना अत्यंत आवश्यक है। अब इसमें ऐसा है कि हर भाव से भी हमें धन प्राप्ति होती है कि किस प्रकार से होगी। जैसे थर्ड हाउस से जुड़ता है तो व्यक्ति एजेंसी वगैरह ले लेता है, ट्रैवलिंग का काम करता है, उसमें धन कमाता है। चौथा मैंने आपको बता ही दिया कि चौथा भाव माँ से दिलवाता है, जमीन जायदाद से दिलवाता है, या गाड़ियों से, व्हीकल से, व्हीकल की एजेंसी लेके खूब धन कमाता है। फिफ्थ हाउस जो है हमारी संतान का भी कारक है और हमारी अभिरुचियों का या हमारी एक्टिंग, जो भी हमें कला मिली है विशेष रूप से, जैसे फिल्म स्टार्स वगैरह, इनके लिए पंचम भाव से इनकम होती है और बहुत अच्छी इनकम होती है। छठा भाव जो रहता है, ऐसा व्यक्ति या तो नौकरी करके कमाता है पैसा या उधार लेकर कमाता है, उधार भी ले सकता है वो। सप्तम भाव जो है वो जीवन साथी से, पत्नी से या पति से मिलता है पैसा, या फिर बिजनेस पार्टनर से मिलता है, इस तरह से मिलता है। अष्टम भाव जो है वो हमें बिना मेहनत का या हमारे जीवन साथी के धन से हमें लाभ मिलता है, अष्टम भाव जो है। नवम भाव हमें पिता का भी कारक बनता है, तो भाग्य से भी मिलता है और पिता से मतलब पैतृक संपत्ति। और दशम भाव जो है हमारे व्यवसाय का कर्म स्थान है, तो हम व्यक्ति स्वयं मेहनत करता है, कर्म करता है, उससे धन कमाता है, अच्छी ऊंची पोजीशंस पर पहुंचता है और लाभ कमाता है। और इसके बाद है लाभ भाव आता है, लाभ होता है। और यदि कोई भी ग्रह व्यय भाव से जुड़ते हैं, 12वें भाव से, तो हमारे खर्चे होते हैं। लाभ से भी जुड़ते हैं, व्यय से भी जुड़ते हैं, तो इनकम भी होती है और खर्चा भी होता है। ओके, ठीक है। आशा है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा और आप लोग इन सब बातों पर विचार करेंगे। वीडियो सुनने के लिए इसे पसंद करें प्लीज, और बहुत बहुत आपका धन्यवाद।